गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री के लेसन 1 के पार्ट 5 को पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के 5वें भाग को पढ़ेंगे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना कि किसी भी शासक को क्या है, चित्र या मूर्ति बना सकते हो। किसी भी राजा की चित्र या मूर्ति बनाई जा सकती है, अभिव्यक्ति किया जा करना आसान है, लेकिन क्या किसी राष्ट्र को भी चेहरा दे सकते हैं? तो 19वीं शताब्दी के जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्र का मानवीयकरण किया और उन्होंने क्या किया, किसी भी देश को क्या दिया, चित्र का रूप देना शुरू कर दिया। और उस समय के जितने भी राष्ट्र थे उन्होंने उसको क्या दिया, नारी के भेष में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसको नारी के भेष में प्रस्तुत करने के लिए जिस नारी रूप को उन्होंने चुना वो रियल जीवन में, असल जीवन में कोई महिला नहीं थी। वो क्या था, एक अमूर्त विचार था जिसको उन्होंने क्या दिया था, ठोस रूप दिया था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो नारी की छवि राष्ट्र के लिए बनाई, नारी की जो छवि राष्ट्र के लिए बनाई वो क्या थी, एक रूपक थी। तो अब रूपक क्या होता है, रूपक का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी अमूर्त विचार को क्या करें, किसी व्यक्ति के रूप में या चीज़ के रूप में क्या करें, दर्शाएं या इंगित करें, तो उसको क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। किसी भी अमूर्त विचार को, ठीक है, जैसे लालच को, ईर्ष्या को, स्वतंत्रता को, मुक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के जरिए, व्यक्ति के जरिए, चीज़ के जरिए दिखाएं। जैसे व्यक्ति के जरिए कैसे भारत माता के रूप में दिखाएं, चीज़ के जरिए जैसे तिरंगा झंडा के रूप में दिखाएं। ठीक है, तो वो क्या होगा, रूपक हो जाएगा। किसी भी अमूर्त विचार को जब किसी व्यक्ति या चीज़ के रूप में दिखाया जाता है, इंगित किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। अब रूपक क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है शाब्दिक रूपक, एक होता है प्रतीकात्मक रूपक। शाब्दिक रूपक क्या होता है, शब्दों में, जैसे वंदे मातरम हो गया, जनगण मन हो गया, ये क्या है, रूपक हैं। किसके, हमारे राष्ट्रीय रूपक हैं, शाब्दिक रूपक हैं। लेकिन प्रतीकात्मक रूपक क्या होते हैं, जैसे भारत माता का चित्र हो गया, तिरंगा झंडा हो गया, ये क्या हो गए, या करेंसी के ऊपर भारत शब्द लिखा हुआ है, वो क्या है, प्रतीकात्मक जो है आपका। क्लियर है। अब उसके बाद में जो आपका आता है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकारों ने स्वतंत्रता को, न्याय को और गणतंत्र को दर्शाने के लिए जो है कुछ वस्तुओं को, कुछ प्रतीकों को चुना और उन्होंने जो है जैसे लाल टोपी को, टूटी हुई जंजीर को क्या, इससे क्या दिखाया, स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में दिखाया। ठीक है, इसी तरह से न्याय के लिए किसको दिखाया जाता है, एक महिला को दिखाया जाता है प्रतीक के रूप में, जिसकी आंखों पर क्या होता है, बेपट्टी बंधी हुई होती है और हाथ में क्या होता है, तराजू होता है। हमारे भारत में भी कोर्ट के अंदर ऐसी एक मूर्ति लगी रहती है कि औरत की आंखों पे पट्टी है और तराजू हाथ में लिया हुआ है, इंसाफ के लिए भी है। जो फ्रांसीसी कलाकार थे उन्होंने क्या दिखाया, नारी रूपक किसको बनाया, मैरियन को बनाया। किसको, मैरियन को बनाया था। मैरियन की तस्वीर जो क्या करती है, फ्रांस की गणतंत्र की क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर, ये इसके रूप में दिखाया गया था उन्होंने। अब जो इस प्रकार के जो नारी रूपक बनाने का जो आविष्कार है कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में हुआ था, बार बार याद रखिए। अब इन्होंने एक नाम लिया मैरियन, तो उन्होंने मैरियन ही क्यों लिया, क्योंकि ईसाइयों के अंदर जो मैरियन शब्द है, नाम है, ज़्यादातर लेडीज़ का होता है, ज़्यादातर स्त्रियों का होता है, ईसाई नाम मैरियन दिया। तो क्या हुआ कि ज़्यादा लोगों का है, ज़्यादा जनमानस का है, तो ज़्यादा जन राष्ट्र का विचार के रूप में इसको रेखांकित किया गया। समझ में आ गया। फिर उन्होंने जो कुछ चिन्ह लिए, चिन्ह कौन से लिए, जैसे लाल टोपी थी, तिरंगा झंडा था, कलंगी थी। कलंगी क्या होती है, किसी मुकुट के ऊपर जो एक छोटा सा मोर का पंख वगैरह लगा रहता है, जैसे श्री कृष्ण के मुकुट पे लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कलंगी बोलते हैं। क्लियर, ये सब चीज़ें क्या थी, उनके राष्ट्रीय रूपक थी। ठीक है, अब उसके बाद में जो जर्मनी थी, जर्मनी के अंदर जैमनिया को नारी रूपक के रूप में दिखाया गया। ठीक है, जिसके हाथ में क्या है, तलवार है, तलवार पे क्या है, बैलूत की पत्तियां हैं। ठीक है, ये सिर है, सिर पर बैलूत की पत्तियों का मुकुट है, ये आपका जैमनिया है। सॉरी, तलवार पे जैतून की पत्तियां हैं और आपका मुकुट पर बैलूत की पत्तियां हैं। यहाँ जैतून की और यहाँ बैलूत की पत्तियां हैं। ठीक है, जैतून की पत्तियां क्या है, शांति का प्रतीक होती हैं, और बैलूत की पत्तियां क्या होती हैं, आपकी वीरता का प्रतीक होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मैरियन को, आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है कि मैरियन और जो जैमनिया हैं, मैरियन और जो जैमनिया हैं उनको जो है राष्ट्रीय रूपक के में किस प्रकार से उन्होंने इंगित किया। तो उन्होंने क्या किया भाई, मैरियन की जो प्रतिमाएं थी वो कहाँ लगा दी, ये जैमनिया की जो प्रतिमाएं थी वो सार्वजनिक चौकों पे लगा दी, सिक्कों पे लगा दी, डाक टिकटों पे लगा दी, जिससे क्या बन गई, वो राष्ट्र रूपक बन गई। आगे सुनो उसमें, यानी मैरियन, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैरियन और जैमनिया को राष्ट्र रूपक में, राष्ट्र का रूपक के रूप में कैसे चिन्हित किया गया, कैसे चिन्हित करके दिखाया उन्होंने, कि सार्वजनिक चौकों में उनकी फ़ोटो लगा दी, सिक्कों पे लगा दी, डाक टिकटों पे लगा दी, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया।
और इस पर यहाँ पर जेमनिया ने क्या पहन रखा है, बेलूत वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहन रखा है। और बेलूत की पत्तियाँ किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, मैंने आपको बता दिया। तलवार पर जैतून की पत्तियाँ जो किसका है, आपका शांति का प्रतीक है। क्लियर। तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन बने। एक तो नारी रूपक क्या होता है, फिर उसके बाद में फ्रांस में नारी रूपक का क्या नाम है, मैरीगोन है। जर्मनी में क्या है, जेमनिया है। ठीक है, जेमनिया है। ठीक है, और उसके बाद के अंदर जो है मैरियन और जेमनिया को नारी रूपक में दिखाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, सार्वजनिक चौकों पे, सिक्कों पे, डाक टिकटों पे इनकी तस्वीर लगाई जो राष्ट्र रूपक बन गई। ठीक है, और उसकी पत्तियों के बारे में पूछा जाता है तो तलवार पे जैतून की पत्तियाँ और यहाँ बेलूत की पत्तियाँ, जैतून की पत्तियाँ शांति का प्रतीक है और ये आपकी वीरता का प्रतीक है। क्लियर। आगे चलते हैं हम याद करते हुए इसको। टूटी हुई भेड़ियाँ किसका प्रतीक हैं, टूटी हुई भेड़ियाँ आपको पता है आज़ादी का प्रतीक होती हैं। बाज क्या होता है, शक्ति वाला होता है काफ़ी, तो शक्ति का प्रतीक है, जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति है। अगला उसके बाद में बेलूत की पत्तियों का मुकुट पहन रखा है, तो आपको पता ही दिया कि बहादुरी का, वीरता का प्रतीक होती हैं। तलवार क्या होती है, हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो मुकाबले की तैयारी का प्रतीक होती हैं। तो उसके बाद में तलवार पर अगर जैतून की डाली को लपेट दिया जाए, देखो तो अगर तलवार पर कोई पत्तियाँ लपेट दी तो वो इसका मतलब वो युद्ध नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना, लेकिन उसमें पावर है, ताकत है वो, लेकिन वो क्या चाहती है, शांति चाहती है, शांति की चाह का प्रतीक है। इसी तरह से काला, लाल और सुनहरा झंडा किसका, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक है, जर्मन का। ठीक है, किन्होंने बनाया था, उदारवादियों ने बनाया था। कब बनाया था, 1848 में बनाया था, जिसको क्या किया था, आपके जर्मन के ड्यूएक्स जो राजा थे उन्होंने क्या कर दिया था, प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। अगला उगता हुआ सूरज की किरणें, उगते हुए सूरज की किरणें किसका प्रतीक है, एक नए युग का प्रतीक है। क्लियर है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास में एक चित्र है, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि मुकुट है, यहाँ पर टूटी हुई बेड़ियाँ हैं, यानी मुकुट और बेड़ियों को एक साथ दिखाया गया है। और ये किसका चित्र है भाई, ये चित्र है वेईत का, वेईत ने बनाया है ये चित्र। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि वेईत का चित्र है, उसके अंदर क्या है, जो एक राजा का जो है, काइजर क्या था, जर्मनी के राजा को बोलते हैं काइजर, के मुकुट को उस जगह दिखाया है, चित्रित किया जहाँ उन्होंने क्या दिखाए हैं, टूटी हुई बेड़ियाँ दिखाई हैं, यानी बदलाव को दर्शाता है। यहाँ निराश जेमनिया, हारी हुई जेमनिया, द फॉलन जेमनिया, कि जर्मनी हार गई थी, नेपोलियन ने जीत लिया था ना जर्मनी को, तो द फॉलन जेमनिया का चित्र है, जो किसने बनाया था, जूलियस हॉर्बूनर ने बनाया था। कब बनाया था, 1850 के अंदर बनाया था। क्लियर है। आगे यहाँ पर एक जेमनिया का चित्र और दिया गया है, क्या बता रहा है भाई, राइन नदी पर क्या दे रही है, पहरा दे रही है, राइन नदी पर पहरा देती हुई जेमनिया का चित्र है। ठीक है, अब इसके चित्र कौन कौन है, इसके चित्रकार हैं लॉरेंस क्लासेन। ये कब बनाया, 1860 में बनाया, और इसकी तलवार पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। तो शायद पूछ लिया जाए कि चित्र किसने बनाया, या तलवार पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा पार्ट नंबर 6 आ जाता है। पार्ट 6 है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश से प्रेम करना, और साम्राज्यवाद क्या होता है, अपने देश को बड़ा करना, दूसरे एरियो को जीतकर अपने देश के अंदर मिला लेना, एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना करना, साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद से ही क्या आया, साम्राज्यवाद की भावना पनपी। कब पनपी, 19वीं सदी के अंतिम चौथाई दशक के अंदर, अंतिम जो 19वीं सदी थी उसके अंतिम जो हिस्सा था उसके अंदर ये पनपी थी। अंतिम चौथाई में क्या हुआ, राष्ट्रवाद जो था वो आदर्शवादी राष्ट्रवाद नहीं रहा, वो संकीर्ण सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण हो गया, जिसके अंदर क्या था, दूसरों के लिए उदार भावना नहीं थी, एक दूसरे के प्रति अनुदार थे, और क्या थे, लड़ने को तैयार थे। आगे समझ में। और यूरोपीय शक्तियाँ भी क्या चाहती थी, अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका क्या कर रही थी, लोगों की राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग करने लग गई थी। अब आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे कि बाल्कन प्रदेशों में तनाव के क्या कारण थे, तो अब हम बाल्कन प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो बाल्कन प्रदेश जो हैं उनमें गंभीर तनाव कब पनपा, 1871 में। तो बाल्कन प्रदेशों में तनाव कब आया, 1871 के अंदर आया था। अब बाल्कन प्रदेशों के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भौगोलिक और जनजातीय आधार पर ये भिन्न भिन्न थे। बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जो समुद्र के अंदर बिखरे हुए हैं। छोटे छोटे द्वीप समूहों में यहाँ पर छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, यूरान है, मैसिडोनिया है, क्रोएशिया है। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर स्लोवेनिया है, सर्बिया है,
मॉन्टेनिग्रो है। ये सारे के सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो क्या हैं आपके द्वीप समूह के रूप में हैं, जिनको क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र के निवासियों को क्या बोला जाता है, यहाँ पर लोकल भाषा के अंदर सलाब बोला जाता है, और वैसे इनको क्या बोलते हैं, बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र या सलाब में क्या तनाव के कारण थे, या बाल्कन क्षेत्र में तनाव के क्या कारण थे। तो पहला कारण तो यही था कि बाल्कन क्षेत्र जो है तनाव का यही कारण था कि ये भौगोलिक और जातीय आधार पर क्या थे, डिफरेंट थे। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण क्या था कि ये ओटोमन साम्राज्य के अधीन थे पहले तो, ठीक है, और बाद के अंदर इनके अंदर क्या आया, रोमानी राष्ट्रवाद आ गया। और जब से इनके अंदर रोमानी राष्ट्रवाद आया, ये क्या चाहते हैं भाई, फ्री होना चाहते हैं। वहाँ से ही ओटोमन साम्राज्य की क्या विघटन की स्थिति शुरू हो गई। हालांकि ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण करने के लिए आंतरिक सुधारों के जरिए इसको मजबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अब क्या चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, राजनीतिक अधिकार चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने अपने दावों को राष्ट्रता के साथ जोड़ दिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ तनाव उत्पन्न हो गया कि ओटोमन साम्राज्य इसको अपने अधीन रखना चाहता है, और ये ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की रोमानी राष्ट्रवाद आ चुका है, और वो अपने आप को क्या चाहते हैं, स्वतंत्र कराना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, राजनीतिक अधिकार चाहते हैं। क्लियर है, ये दूसरा तनाव का कारण है। तीसरा तनाव का क्या कारण है कि जो ये सलाव हैं, ये सलाव राष्ट्र हैं जो ये अपनी पहचान और स्वतंत्रता को तो बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं, दूसरों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे इलाकों को हथियाना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी क्या हो रही है, इनके बीच में जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। यानी एक दूसरे को जीतने की कोशिशें, और हर आदमी अपने को आपको स्वतंत्र रखना चाहता है और दूसरों को जीतना चाहता है, अपना अधीन करना चाहता है। ऐसे के अंदर इनके अंदर क्या है, आपस में तनाव है। यहाँ पर बाल्कन प्रदेशों का तीसरा तनाव का कारण है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अपना एरिया को बड़ा करना चाहते हैं और राष्ट्रवाद की भावनाएं, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र रखना भी चाहते हैं, ठीक है। चौथा तनाव का कारण क्या है कि यूरोपीय जो शक्तियां हैं, यूरोप के बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये सारे के सारे जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो बाल्कन प्रदेशों पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए रूस है, रूस जो है बाल्कन क्षेत्र के किसी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है और जर्मनी से उस क्षेत्र को छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे में क्या होगा, रूस और जर्मनी के बीच में आपस में युद्ध हो जाएगा। यानी बड़ी शक्तियाँ जो हैं, यूरोप की बड़ी शक्तियाँ हैं, वो क्या कर चाहती हैं, व्यापार के लिए, उपनिवेश के लिए, नौसेना के लिए, सेना ताकत को बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं भाई, वो आपस में लड़ रही हैं। किसके लिए, बाल्कन प्रदेशों के लिए लड़ रही हैं। और ये लड़ाई जो है बाल्कन प्रदेशों को लेकर जो इनके बीच में आपस में लड़ाई हो रही है बड़े कंट्रीज़ में, वही बाद में किस में बदल गई, पहले विश्व युद्ध में बदल गई। तो बाल्कन प्रदेशों में तनाव के क्या क्या कारण थे, क्लियर हो गया आपके कि ये भौगोलिक और जातीय आधार पर भिन्न है, ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्ति चाहते हैं, ये भी इसके बीच में तनाव का कारण रहा है। अगला कारण इनके साथ में क्या रहा भाई, यहाँ पर इनके अंदर रोमानी राष्ट्रवाद आ गया है। अगला उसके बाद में क्या कारण है कि ये खुद तो फ्री रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उनके इलाकों को हथियाना चाहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अगला कारण क्या है कि इनके लिए यूरोपीय ताकतें जो हैं आपस में लड़ रही हैं, जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अपने उपनिवेश बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, नौसेना के लिए, सेना ताकत को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ रही हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, पहला विश्व युद्ध बन गया। ठीक है, ये सब कारण है जिसकी वजह से बाल्कन प्रदेशों में तनाव है। क्लियर है, शायद आशा करती हूँ सबको याद हो गया होगा। अब इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ क्या कहते हैं, देखो, राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र से जब प्रेम हुआ तो हम उस राष्ट्र को बड़ा करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। जब बड़ा करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, तो क्या होता है, साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर लोगों के अंदर क्या आ गया, साम्राज्यवाद की भावनाएं आने लगी। किनके अंदर, यूरोपीय देशों के अंदर, और जो उसके लिए क्या लेके आई, महाविपदा को लेकर आई कि विश्व के अनेक देशों ने क्या किया, 19वीं शताब्दी में अपने यूरोपीय शक्तियों ने अपने उपनिवेश करना शुरू कर दिया। विश्व के अनेक देशों को क्या किया, यूरोपीय शक्तियों ने अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, औपनिवेशीकरण शुरू कर दिया। देखो, राष्ट्रवाद की भावना से साम्राज्यवाद पनपा, साम्राज्यवाद से औपनिवेशीकरण आया, दूसरे देशों को गुलाम बनाया गया। जब दूसरे देशों को गुलाम बनाया गया, जैसे भारत को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, तो क्या हुआ, यहाँ पर साम्राज्य विरोधी आंदोलन चले। और ये आंदोलन किससे प्रेरित थे भाई, ये थे सामूहिक राष्ट्रीय एकता से प्रेरित थे। हम सब स्वतंत्र होना चाहते थे,
और एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए हमने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे साम्राज्य विरोध की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू होगी। ठीक है, अब इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनसे क्या हुआ, राष्ट्रवाद आया। अब हम कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है ना, वो क्या है, हर जगह के लोगों ने अपनी तरह से विशिष्ट राष्ट्रवाद का विकास किया। देखो, उपनिवेशीकरण हुआ, भारत में भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ। हम किस लिए लड़े, क्योंकि हम अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। वो लोग किस लिए लड़े, क्योंकि वहाँ काले लोगों से बुरा व्यवहार हो रहा था। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि हर जगह के लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। क्या आपको समझ में आया कि राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद के विचार पनपे, साम्राज्यवाद से औपनिवेशीकरण, औपनिवेशीकरण से जो देश गुलाम बने वहाँ पर साम्राज्य विरोधी आंदोलन, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की कल्पना, ठीक है, और फिर क्या बने, स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। लेकिन कैसे भी हुआ हो, हर राष्ट्र का जो अपना तरह का क्या है, विशिष्ट राष्ट्रवाद है, सबका अपना अपना अलग है। लेकिन फिर भी हम यह विचार है कि आज के टाइम में जितने भी समाज हैं वो सारे क्या बन चुके हैं, राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। विश्व का मैप उठा के देखो, वर्ल्ड का मैप, आज उस मैप में सभी जो राष्ट्र हैं वो क्या है, राष्ट्र राज्य हैं। उनकी एक अपनी बाउंड्री है, अपनी एक सरकार है, अपनी एक भाषा है, अपनी एक करेंसी। समझ में आया। यानी आज के टाइम में क्या हुआ, जितने भी समाज हैं वो किस में बदल चुके हैं, राष्ट्र राज्यों में बदल चुके हैं। अभी यहाँ पर एक छोटा सा हमारा चित्र छूट गया है। आजकल चित्र से संबंधित क्वेश्चन जो है CBSE में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो हम इस चित्र को देखेंगे। यहाँ पर इस चित्र में क्या दिखाया गया कि ऊपर कुछ देवी देवता हैं जो अपने हाथ में क्या ले रखा है, उन्होंने फ्रीडम। फ्रीडम का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर जो फरिश्ते हैं उन्होंने स्वतंत्रता का बैनर थाम रखा है। आगे का भाग में देखो, यहाँ आगे का भाग ये है, आगे के भाग में क्या दिखाया गया, ये आपका वर्ल्ड है पूरी, और इस पर क्या कर रखा है, ब्रिटानिया सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अपना अधिकार बना रखा है, एक झंडा उठा रखा है, जीत रखा है इसको, सब जगह अपने विश स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके आगे के भाग में ब्रिटिश राष्ट्र है, वो ब्रिटानिया है, जो विजय भाव के साथ दिखाई दे रहा है आपको, भूमंडल के ऊपर बैठा हुआ है। और इसके आसपास क्या है आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो हाथी हैं, शेर हैं और दूसरे जानवर हैं। ठीक है, यहाँ पर सेना है, फिर उसके बाद में कुछ आदिवासी वगैरह भी हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शेर, हाथी, वन, आदि मानव समुदाय, ये सब दर्शाए गए हैं। यानी दुनिया पर क्या है कि प्रभु पर क्या है, ब्रिटिश राज्य का गौरव के बारे में बता रहा है। तो ये चित्र हमें क्या दिखा रहा है, ब्रिटिश राज्य के गौरव को दर्शा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके बाद आप अब जो है 6 वीडियो डाली गई हैं वो सारी अच्छे से देख लीजिए। 6 वीडियो हैं इस चैप्टर की, और उसके बाद में आप NCERT क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि सारे NCERT क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हैं। इससे बाहर जो है आपका कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर आपका जो 6 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है।